चैप्टर 8 डिस्कस हो रहा था बेटा। लीडरशिप। हमने कहा इसके स्टार्ट में कि जो पहले लीडरशिप का कॉन्सेप्ट था, पहले तो हमने बात की कि ये एक टू वे प्रोसेस है। लीडरशिप में लीडर और फॉलोअर्स, इसकी इफेक्टिवनेस में दोनों का किरदार है। फिर हम लोगों ने बात की कि लीडरशिप के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। तो अर्ली कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि हमारे पास लीडर की ट्रेड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस था। इस पे हम लोगों ने ट्रेड थ्योरी पढ़ी, जिसके मुताबिक हमने पढ़ा कि लीडरशिप की क्वालिटी इननेट होती है और वो डेवलप नहीं की जा सकती। और एक आइडियल, एक ग्रेट पर्सन का कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में होता है, उसके जो ट्रेड्स माइंड में होते हैं, वही सारे लीडरशिप ट्रेड्स हैं। फिर हमारा स्टाइल अप्रोच था। स्टाइल अप्रोच में हमने कहा कि हमारा फोकस इस एरिया में, ये इस टाइप की स्टडीज में फोकस किस चीज पे था? लीडर की बिहेवियर पे, लीडरशिप के, मैनेजमेंट के बिहेवियर। बिहेवियर्स कौन कौन से? टास्क बिहेवियर्स, रिलेशनशिप बिहेवियर्स, पीपल बिहेवियर्स। फिर हमने स्टाइल अप्रोच में डिफरेंट थीरीज पढ़ना शुरू की। हमने टैननबाउम और श्मिट को पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनकी बात की थी। इनके मुताबिक हमने जो बात की थी बेटा, उसमें हमने देखा था कि 7 मैनेजमेंट के या लीडर के स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। हमने लिपिट और वाइट को पढ़ा। लिपिट एंड वाइट, इनके मुताबिक 3 हमने देखे लीडरशिप स्टाइल्स: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और रेसिस्टर। हम लोगों ने इसमें ब्लेक और मूटॉन की मैनेजरियल ग्रिड पढ़ी। इसके मुताबिक हमने 5 लीडरशिप स्टाइल्स देखे, उनकी बिहेवियर की बेस पे को टास्क को कैसे लेके चलते हैं और रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं। हमने देखा कि इन लोगों ने डिस्कस की जो बातें, लिपिट ने कहा हमारे पास कि हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडर, इन लोगों ने कहा डेमोक्रेटिक लीडर बेस्ट है। टैननबाउम और श्मिट ने कहा कि कॉन्टिन्यूम है, लीडर एक स्टाइल से शुरू होता है, दूसरे स्टाइल की तरफ जाता है। ब्लेक एंड मूटॉन की तरफ जब हमने कहा, इन लोगों ने कहा हमारे पास जो लीडर टीम मैनेजमेंट का जो स्टाइल इन्होंने बताया, उसको मोस्ट इफेक्टिव लीडर कहा। ये सीरीज अब तक हमने इस चैप्टर में देखी है, ये उनकी समरी है। इनमें से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। नहीं? इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टाइल थ्योरी में थ्योरी आती है, वो है एशरिच मॉडल। एशरिच मॉडल, एशरिच कॉलेज है यूके का, उन्होंने रिसर्च की। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक लीडरशिप की कौन कौन से स्टाइल्स है, उन स्टाइल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव है, इस पे बात करते हैं। इन्होंने कहा, इनकी स्टडीज ने ये शो किया कि 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं। वही बात रिपीट होंगी बेटा। टेल्स, द लीडर हु टेल्स,
सेल्स, ये बात नहीं आ गई। जॉइंट्स नाम नया आ गया, बात तो पुरानी है। और आखिरी कौन सा है? कंसर्ट्स। इन्होंने कहा रिसर्चर्स के नतीजे में कि 4 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं: a leader who tells, a leader who sells, a leader who consults, and a leader who joins. अब a leader who tells, dictators सारे डिसीजंस यही लेते हैं। They tell the followers what to do. They don't entertain questions, and they don't think that the follower is able to ask any question or is given any right to ask any question regarding any decision. डिसीजन खुद लेते हैं, इम्पोज करते हैं। यही बात हम पहले मीडिया स्टाइल में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी वही बात रिपीट करती कि फॉलोअर का काम ओबे करना है, लीडर का काम डिक्टेट करना है। टेल्स लीडरशिप स्टाइल ये। अब होता क्या है, ऐसा करना क्यों चाहिए, किस सिचुएशन में करना पड़ सकता है बेटा? जहां पे डिसीजन मेकिंग, हमने पहले जितना अब तक पढ़ा है उसमें हमने कहा कि जहां पे भी डिसीजन मेकिंग हमारे पास होती है, किस फॉर्म में? पार्टिसिपेटिव फॉर्म में, जिसमें हमारे पास फॉलोअर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। तो टेल स्टाइल कहां इफेक्टिव होगा? जहां हम लोगों ने टाइम लिमिट हमारे पास कम होगी, या फर्ज करें या हमने कोई डेडलाइन मीट करनी होगी, या क्विक डिसीजंस लेने की जरूरत होगी, वहां पे लीडर चूजेस स्टाइल। काम की नेचर ऐसी है कि रेपिटेटिव टास्क है, वो परफॉर्म कराना है। रेपिटेटिव टास्क जो होता है तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आपके डीमोटिवेट होते हैं। एक काम बार बार करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। तो इस सिचुएशन में क्या, आपको उनके सर पे डिक्टेटर बिठाना पड़ता है, जो उन्हें आगे लगाए रखे, उनसे काम कराता है। तो टेल स्टाइल कब इफेक्टिव है? जब कोई डिसीजंस लेने हो, जब काम की नेचर रेपिटेटिव नेचर का काम हो, और कहां पे बेटा सबऑर्डिनेट की तब ना सुने जब वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जब उसको नॉलेज कम हो, तब उसको आप डिक्टेट कर सकते हैं। हम पहले भी जितना देखते हैं, हमने कॉन्टिन्यूम भी पढ़ा था, हमने उसमें यही कहा कि जब टीम मैच्योर हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाती है, तब टेल स्टाइल की जरूरत नहीं रहती, तब डिसीजन मेकिंग उनके कंधों पर फेंकी जाती है। अब आपके पास नाइव किस्म के सबऑर्डिनेट्स हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इमैच्योर हैं, you have to manage them through टेल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हाँ, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस थे सबऑर्डिनेट्स और मैं टेल स्टाइल लीडरशिप यूज कर रहा हूं, तो फिर मसला हो जाता है। फिर एम्प्लॉयज ये फील करेंगे कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, डीमोटिवेट होंगे, डीमोरलाइज होंगे, और उसकी किसी भी फॉर्म में हम लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स फिर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्ट्राइक्स वगैरह पे चले जाए, हो सकता है जॉब ही छोड़ के चले जाए, हो सकता है हमें फिर नई टीम बिल्ड करना पड़े। तो टेल स्टाइल की एप्रोप्रिएटनेस की हमने बात की, तो हमने कहा कि जब क्विक डिसीजंस चाहिए, जहां टीम इमैच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, वहां पे हम, और जहां पे नेचर टास्क की नेचर ऐसी कि रेपिटेटिव है, वहां पे टेल स्टाइल हमारे लिए सूटेबल है। फिर बेटा सेल स्टाइल। टेल स्टाइल को इसने डिक्टेटरशिप का, सेल्स को इसने कहा कि ये ऑटोक्रेटिक लीडर है। इन लोगों की रिसर्च के मुताबिक सेल स्टाइल के लीडर ऑटोक्रेटिक लीडर्स हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है? जो खुद डिसीजंस लेता है and tries to sell them to the subordinates। वही बात, खुद डिसीजन लेके उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करता है।
कि मैंने ये जो डिसीजन लिया इसका ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन कैसा है बताओ, कमेंट्स नहीं मांग रहा। ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन कैसा है, सजेशंस दो इसको मैं चेंज कर दूंगा ना, डिसीजन खुद लिया है। अब अपनी कम्युनिकेशन यूज करके, कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज करके उनको सेल करने की कोशिश करता है, ऑडियंस को उसके फायदे बता 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 के कि इसका ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ताकि वो कन्विंस हो जाए हाँ कि जी इसने अच्छा डिसीजन लिया। तो थोड़ा सा इसमें ऑडियंस का सबऑर्डिनेट का रोल है, तो इसको मतलब थोड़ी सी कंसल्टेशन इसमें आ जाती है सेल्स स्टाइल में, कि उनको कन्विंस करना जरूरी समझ रहा है लीडर, उनको एक्सप्लेन कर रहा है बेनिफिट्स। जब ऐसा होता है बेटा, सेल्स स्टाइल लीडरशिप यूज की जाती है, क्या होता है कि वो जो हम कह रहे थे कि ऑडियंस अपने आप को या सबऑर्डिनेट लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था डिसीजन मेकिंग में, हालांकि ये होता उसके लिए धोखा ही है कि उसे लग रहा होता है कि हाँ जी उसे इंपॉर्टेंट समझा गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जबकि उसे तो जस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्लॉइट करके अपना डिसीजन ही इम्पोज किए जा रहा होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहा होता, वहां पे उसे लगता है कि हाँ जी वो इम्पोर्टेंट है। और लीडर का वो जो इमेज डिक्टेटर का टेल्स में बन रहा था वो भी सेल्स स्टाइल में नहीं बनता। फिर हमारे पास बेटा जॉइंट स्टाइल। जॉइंट कौन सा है? जिसको हमने पहले देखा था लिपिट और वाइट में, उन्होंने कहा था लेसिस फेयर से। लेसिस फेयर में क्या होता है, फ्री हैंड होता है सबऑर्डिनेट्स के पास, जो चाहो करो, कंसल्टेशन नहीं मिलती लीडर से, जो चाहो करो, काम पूरा करो, जिस तरीके से मर्जी करना है करो, जिसने करना है करो, फ्रीडम होता है। हाँ, फ्रीडम की भी लिमिट्स होती हैं। ये नहीं कि मैं लेसिस फेयर के थ्रू सबऑर्डिनेट मेरा जाके कंपनी बेचा और मैं कहूँ कि हाँ जी ठीक है लेसिस फेयर चल रहा है यहाँ पे, लिमिट्स होती हैं, उनमें फ्रीली ऑपरेट करने की इजाजत होती है। अब लिपिक और वाइट ने जब इसको पढ़ा था तो उन्होंने इसको वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप कहा था। लिपिक और वाइट ने कहा था कि लेसिस फेयर के जो इम्पैक्ट है उसमें सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो हाईली मोटिवेटेड, वो डीमोटिवेटेड होते हैं, जबकि यहाँ पे एस्लिट मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि जो आपके जॉइंट स्टाइल या लेसिस फेयर स्टाइल के सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें हाई मोटिवेशन होती है और कमिटमेंट होती है कि हमें फ्रीडम मिला है, हमने खुद से काम करो। अब बेटा देखो, जहां तक अगर हम सोचें लेसिस फेयर स्टाइल कहां पे, कौन किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा सूटेबल हो सकता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑपरेटिंग कोर इंपॉर्टेंट हो वहां पे लेसिस फेयर होना चाहिए। आपने एक हॉस्पिटल खोला है या एक आपने इंस्टीट्यूट कॉलेज खोला है, उस कॉलेज में आपने एक्सपीरियंस स्टाफ रखा है, लेसिस फेयर, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, बैचेस बन रहे हैं, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उन्हें फ्रीडम मिला हुआ है टू एक्ट, तो ज्यादा अच्छे वे में पढ़ाएंगे कि यार मुझे ये डिक्टेट नहीं किया जा रहा कि तुमने इस दिन ये पढ़ाना है, इस दिन ये पढ़ाना है, इतने दिनों में ये खत्म करना है, इस चैप्टर पे इतने दिन लगाना है, इस चैप्टर पे इतने दिन लगाना है। ऐसे मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि जब ये सिचुएशन होगी तो हाई मोटिवेशन होगी फिर एम्प्लॉयज में, कमिटेड एम्प्लॉयज होंगे, कमिटमेंट लेवल उनका बढ़ेगा। लेकिन जब इतना फ्रीडम दे रहे हैं तो फ्रीडम देने के साथ रिस्क भी होते हैं बेटा। रिस्क किस चीज के? वो सबऑर्डिनेट है,
उसको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, गाइडेंस ही उसके पास नहीं है। हमने लेसन स्टाइल में कहा था कि लीडर आपका लीडर गाइडेंस नहीं देता। ओवर स्टेप कर सकते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी को, या ओवर स्टेप ना भी कर रहे हो तो बेटा जब सारा कुछ इतना फ्रीडम उनको मिल गया तो लीडर एक डमी सा बन के रह जाता है, और लीडर के इतना कुछ खास वहां पे देखा जाए तो, अगर मैं सादा अल्फाज में हूं तो लीडर को कोई खास घास नहीं डाली जाती, उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाती है। अब लेसन मैंने आप लोगों का, जब हम कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे तो मैंने आपको जुमला कहा था कि आपके पास जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस है। मैं सारे यंगस्टर्स लगा के उन पे लेसन लगा दूंगा, जरा समझ ही नहीं है करना होना क्या है। पहले ही इनएक्सपीरियंस होंगे तो लेसन के थ्रू काम कर सकेंगे नहीं भाई। फ्रीडम हमने कॉन्टिन्यूम में भी पढ़ा था कि फ्रीडम तब जाके मिलता है जब आपकी टीम मैच्योर हो जाती है। इमेच्योर टीम के साथ आप लेसन यूज करेंगे तो एस्ट्रिज मॉडल के मुताबिक भी इसके काफी आपको सीवियर डैमेजेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास एक आखिरी कंसल्ट स्टाइल। कंसल्ट कौन सा है बेटा? ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? डिसीजंस सबऑर्डिनेट्स की कंसल्टेशन के साथ लिए जाते हैं। Subordinates can influence the decisions of the organization. लीडर कोई डिसीजन लेना चाह रहा हो, सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस कमेंट्स की बेस पे वो डिसीजन नहीं भी ले सकता, उनका माना हुआ डिसीजन ले सकता है। सबऑर्डिनेट्स के पास पावर होती है। डेमोक्रेसी जहां होती है वहां डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, ये बात याद रखिएगा। अब बेटा यहां पे तो हम धोखा दे रहे थे एम्प्लॉय को सेल्स में कि हाँ जी तुम इम्पोर्टेंट हो। यहां पे तो हमने उसे खुला छोड़ दिया था कि भाई जो जी चाहे करो, बस काम करो। यहाँ पे हम साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं, एम्प्लॉय की बात भी सबऑर्डिनेट भी सुनी जाती है डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पे ट्रू फॉर्म में वैल्यू किया जाता है सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट इस चीज को फील करता है दैट ही इज बीइंग वैल्यूड। उन्हें पता चलता है कि हाँ जी मेरी स्किल्स को, मेरे एक्सपीरियंस को, मेरी राय को, मेरी ओपिनियन को वैल्यू दी जा रही है। कलेक्टिव विजडम, जब पूरी टीम का डेमोक्रेसी है ना, सबने उसमें कंट्रीब्यूट करना डिसीजन मेकिंग में, कलेक्टिव विजडम के थ्रू जब हमारे पास डिसीजंस होंगे तो वो डिसीजंस एक्सेप्टेड भी होंगे सबके दरमियान, वो डिसीजंस रिफाइंड भी होंगे क्योंकि अब उसमें ज्यादा दिमाग इन्वॉल्व है। लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एक हमें हार्म नजर आ रहा है इस किस्म की, वो क्या है? स्लो होगी भाई। जितने ज्यादा लोग होंगे उनके एग्रीमेंट पे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो एस्ट्रिच मॉडल के मुताबिक ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। एस्ट्रिच मॉडल में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया बेटा कि सबऑर्डिनेट्स को सबसे ज्यादा पसंद कंसल्ट स्टाइल है जिसमें डेमोक्रेसी है। वही बात है जो कि लिपिट और वाइट ने की थी। तो मैं आप लोगों को जैसा कि कह रहा था
कि आपको जितनी सीरीज मिलेगी पिछली सीरीज का चरबा मिलता जाएगा। तो इसमें भी लिपिड और वाइट की ये बातें आ गई। ये दो स्टाइल्स आपके पास जो है, तो ये लिपिड एंड वाइट में भी था। ये दो स्टाइल्स आपको बाकी ब्लेक एंड न्यूटन में भी, टैननबाउम और श्मिट में भी नजर आते हैं। तो ये ऐसे मॉडल, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया। एशरिज मॉडल की फाइंडिंग्स में उन्होंने एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट किया था कि लीडरशिप स्टाइल को कंसिस्टेंट होना चाहिए, चेंजिंग ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो। क्या आप अगर 12 स्टाइल चला रहे हैं तो 12 चलाते रहे, सेल चला रहे तो सेल चलाते रहे, जॉइंट चला रहे तो जॉइंट चलाते रहे, कंसर्ट चला रहे तो कंसर्ट चलाते रहे, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी होगी आपकी लीडरशिप स्टाइल में तो उनके मुताबिक वो वर्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप होगी। तो हम इस पे ये भी कमेंट कर सकते हैं बेटा कि ये जो एशरिज मॉडल है ये सिचुएशन को कंसिडर नहीं करता है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ लीडरशिप स्टाइल पे चल रहा है। हम बाकी जितनी सीरीज पढ़ते आ रहे हैं, हर चैप्टर के एंड पे हम कंटिजेंसी पे आ जाते हैं। कंटिजेंसी में हम क्या कहते हैं कि भाई सिचुएशन के हिसाब से, तो इनकी सीरीज में कंटिजेंसी पे कोई फोकस नहीं है एशरिज मॉडल की ये जो स्टडीज है। खैर वैसे स्टाइल अप्रोच के बाद हमने कंटिजेंसी अप्रोच ही पढ़नी है, उसकी सीरीज देखनी। बेटा ये स्टाइल अप्रोच में हमारे पास 4 सीरीज हो गई, एक आध और होगी आई थिंक। हाँ जी, लिक्विड है। आगे चले। चलें सर। अब बेटा ये स्टाइल सीरीज में हमारे पास लिकर्ट्स लीडरशिप स्टाइल था। बातें वही होंगी, नाम चेंज होंगे। बेटा इसने 1960s में जब इसने ये सीरीज पेश की, तब इसने भी कहा कि जी चार चार लीडरशिप स्टाइल है, 4 स्टाइल। एक एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल की लीडरशिप है। लीडर इज फोकसिंग मोर ऑन हिज अथॉरिटी देन हिज पीपल, लो फोकस ऑन पीपल। ज्यादातर टास्क ओरिएंटेड नेचर का पर्सन होता है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव लीडर जो होता है। क्यों? उसमें कंसर्न फॉर पीपल नहीं है, कंसर्न फॉर टास्क है। उसने काम पूरा कराना है। यही इंस्ट्रक्शंस देता है, ही डिक्टेट्स अदर्स व्हाट टू डू।
डिक्टेशन है। और दूसरों से काम कैसे कराता है? फियर बेस्ड टेक्निक्स यूज करके। पनिशमेंट, काम करना है तो करो, अगर शाम तक ये काम ना हुआ तो कल से ना, ये काम इतने दिनों में ना हो तो सैलरी कट जाएगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी। मोटिवेट करने के तो बेटा दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी को मोटिवेट करो उसे रिवॉर्ड्स देके, या मोटिवेट करो पनिशमेंट देके। ये नेगेटिव वे में पनिशमेंट अनाउंस करके मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेट नहीं है तो वो फियर से, आप नेक्स्ट पर्सन को फियर एक दे रहे होते हैं और वो उस फियर से खुद अपनी जॉब खो देने या किसी भी किस्म की पनिशमेंट से बचने के डर से काम करता है। यहाँ पे डर का बिजनेस होता है। यहाँ अब बेटा यही बात तो हमने टेंथ में पढ़ी थी, बस ये थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। और होता टेक्सटाइल में भी यही है, जब आप सारा कुछ आप सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय इज नॉट टू क्वेश्चन एनीथिंग, सबऑर्डिनेट इज नॉट टू क्वेश्चन एनीथिंग, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे होते हैं? क्वेश्चन करेगा तो निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। हम अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग में कोई भी पार्ट नहीं बना रहे, ना अपने डिसीजंस का कोई बेनिफिट एडवांटेज उन्हें पता है, जरा भी कंसल्टेशन नहीं है, और ना ही एम्प्लॉय टू सबऑर्डिनेट इज टू से एनीथिंग। तो हमारी कम्युनिकेशन टोटली डाउनवर्ड्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई अपवर्ड ओपिनियंस वगैरह, सजेशंस वगैरह, कंसर्न्स वगैरह नॉट अलाउड इन एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप। फिर हमारे पास बेटा लिकट ने जो दूसरा स्टाइल दिया वो कहता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऑक्सीमोरॉन पता है क्या होता है? इंग्लिश की राइटिंग टेक्निक है। दो ऑपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स को एक साथ यूज करना। बेनेवोलेंट और अथॉरिटेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड को मिला के जब एक टर्म बनाई जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। द ग्लास इज हाफ फुल, हाफ भी और फुल भी, दोनों को जब मिला के यूज किया जाता है तो हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन है। दिस कप इज ऑलमोस्ट न्यू। ऑलमोस्ट और न्यू को जब ऑलमोस्ट हुआ तो फिर न्यू तो ना रहा, दोनों अपोजिट टर्म्स को एक साथ यूज करते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो ये भी एक बड़ी ऑक्सीमोरॉनिक सी टर्म है हमारे पास कि वो बेनेवोलेंट भी है, अथॉरिटेटिव भी है। अथॉरिटेरियन है लीडर यहाँ पे भी, but shows some concern for people. अथॉरिटेरियन है लेकिन लोगों के कंसर्न भी सुनता है, लोगों के लिए कंसर्न रखता भी है, लोगों की कंसर्न सुनता भी है। कम्युनिकेशन अपवर्ड भी होती है, लोग अपने कंसर्न्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं। डिसीजन खुद ले रहा है, वो अथॉरिटेरियन है, वो मैं पहले ही बता रहा हूं। कंसर्न्स लोगों के सुनता है। अब बेटा मैं टीम को लीड कर रहा हूं, डिसीजन सारे मैंने लेने हैं, कौन क्या किसे, और डिसीजन मैनेजर कौन कौन से लेता है, अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है।
परफॉर्मेंस कैसे करनी है, हु गेट्स व्हाट, मैंने रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करने हैं, ये सारे डिसीजंस मेरे पास हैं। किसने प्रमोट होना है, किसको किसके ऑफिस में नया कंप्यूटर लगना है, क्या। लेकिन मैं अपने ऑफिस में एनवायरनमेंट में मैंने ये रखा कि आप लोग कोई कंसर्न हो तो मुझसे कम्युनिकेट कर दिया करो। तो फिर जब सबॉर्डिनेट्स को पता होता है कि डिसीजन इसी ने लेने हैं और सारी अथॉरिटी इसी के पास है, तो वो क्या करते हैं, उसे वही बात बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। फ्लैटरी उसके डिसीजंस के साथ, फेक अग्रीमेंट, हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है डिसएग्री करके कुछ होना नहीं है। In this type of leadership, that person is controlling the authoritarian, benevolent authoritative person is controlling the decision making process. तो फायदा तो कुछ होना नहीं है डिसएग्री करके। People often say to him what he wants to hear. जब भी किसी कंट्री में डिक्टेटर्स आके लगते हैं, टेक ओवर करते हैं कंट्रीज को, हम अपने कंट्री की हिस्ट्री भी उठा के देखें तो वो उनका जो लीडरशिप स्टाइल चल रहा होता है वो बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव होता है। वैसे तो वो डिक्टेटर्स हैं, लेकिन फेस सेविंग के लिए उन्होंने कैबिनेट भी रखी हुई होती है, उन्होंने मशीर भी रखे हुए होते हैं, डिसीजन मेकिंग सारे खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ के स्टार्ट में मुशर्रफ का रजीम देखा है, उससे पहले के रजीम गुजर चुके हैं। अब उसमें क्या होता है, he is controlling the decisions. That cabinet is just a dummy cabinet. That cabinet is going to do what he wants them to do. वो benevolent authoritative type of leadership का, खैर बात पॉलिटिकल होती जा रही है हमारे पे जरूर। फिर तीसरा स्टाइल जो लिकर्ट के मुताबिक है वो कंसल्टेटिव है। एक ही बात को कोई एक काम को सीधा पकड़ रहा है, कोई दूसरी तरफ से पकड़ रहा है, बात एक ही चल रही है। कंसल्टेटिव इस टाइप की लीडरशिप को अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट है, वो उनकी बात सुनते हैं, वो उनसे सजेशंस लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट नॉट इन मेजर डिसीजंस। नो कंसल्टेशन इन मेजर डिसीजंस। मेजर डिसीजंस लीडर खुद ही लेता है। अब हमारे सबऑर्डिनेट से ओपिनियंस भी ली जा रही हैं, चाहे ऑपरेशनल लेवल के डिसीजन मेकिंग में या टैक्टिकल लेवल के डिसीजन मेकिंग में, तो अपने आप को वैल्यूएबल फील करता है। वैल्यूएबल फील करता है तो फिर वही बात है, टीम वर्क बनेगा, कमिटमेंट बढ़ेगी, कम्युनिकेशन तो इसमें दोनों हो गई, वर्टिकली डाउनवर्ड भी, अपवर्ड भी, कंसल्टेशन है तो फिर हॉरिजॉन्टल भी। एक ये डायरेक्शन कर दिया। तो अभी तक देखें तो ये डेल्स था, ये सेल्स था, और ये हमारे पास कंसल्टेटिव या कंसल्ट चल रहा है, और आखिरी पार्टिसिपेटिव। अब इसमें कंसल्ट्स को थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि कंसल्ट्स में तो हम कह रहे थे डिसीजन मेकिंग में दोनों हिस्सा लेते हैं, लेकिन लिकर्ट के मुताबिक कंसल्ट्स में मेजर डिसीजंस लीडर खुद ले रहा है। इसने अब जिस डिसीजन मेकिंग में सारे लोगों की पार्टिसिपेशन शामिल होगी, उसको अलग स्टाइल का नाम दे दिया, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अब यहाँ पे बेटा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, सबऑर्डिनेट्स की ओपिनियंस ली जाती हैं, सबऑर्डिनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को,
डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस होता है सबऑर्डिनेट्स में, क्लास में बात है तभी इनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया जा रहा है। और बेटा पार्टिसिपेटिव में, हाँ बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव में हमने एक चीज मिस की बेटा, एक्सप्लॉइटेटिव में तो उसने फियर बेस्ड टेक्निक्स यूज कर रहा था, बेनेवलेंट में वो क्या करता है, फियर बेस्ड टेक्निक्स यूज नहीं करता बल्कि रिवॉर्ड बेस्ड टेक्निक्स यूज करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पार्टिसिपेटिव में भी आपकी टीम जो है तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेगी, टीम के दरमियान कोऑपरेशन ज्यादा होगा, टीम एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लोगों को परफॉर्मेंस की बेस पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये हाँ जी बेटा, ये है लेकर के हमारे पास चार स्टाइल। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इन्हीं के नीचे आपको एक पुराना क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, इनके मुताबिक बेटा, ये लिकट के मुताबिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल बेस्ट है। तब बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज नो डिफाइंड बेस्ट वे ऑफ लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, leaders need to be adaptive and their optimal course of action is contingent upon the situation that they encounter। अच्छा आगे, discuss the circumstances under which leaders should adopt telling leadership style। टेलिंग लीडरशिप स्टाइल कब अडॉप्ट करना चाहिए, हमने तीन बातें कही कि जब टास्क रेपिटेटिव नेचर का हो, जब टीम हमारी इमेच्योर इनएक्सपीरियंस्ड हो, जब कोई डिसीजन मेकिंग हो। यही तीन बातें सॉल्यूशन में देखें, इसने टेलिंग लीडरशिप स्टाइल का रीजन दिया है कि इस सिचुएशन में ये यूज करें। फिर कहता है कि किन सर्कमस्टांसेस में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज करना चाहिए। हाई कॉम्पिटेंस होगी तो पार्टिसिपेट करने का फायदा है उनका डिसीजन में, जब उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत होगी तब उनको पार्टिसिपेटिव का फायदा है। जब टास्क फ्लेक्सिबल होता है, डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, टास्क की नेचर ऐसी होती है बेटा कि वो रेपिटेटिव नहीं है, रूटीन टास्क नहीं है, तब कंसल्ट करने का फायदा है, तब पार्टिसिपेटिव नेचर की मैनेजमेंट का फायदा है। क्यों? तब आपको अच्छे डिसीजन के लिए ज्यादा ब्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और पार्टिसिपेटिव वो सूरत में भी हो सकती है जब लीडर कहे मेरे पास और बहुत काम है, ये तुम लोग देखो। तो बेटा ये टोटल स्टाइल थ्योरीज थी जिनमें हमारा फोकस ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से हटके लीडर के बिहेवियर पे आ गया कि उसका टास्क बिहेवियर क्या है, उसका पीपल बिहेवियर क्या है। लीडरशिप के स्टाइल्स हमारे पास डिफाइंड हो गए, लेकिन मसला ये है कि लीडरशिप के स्टाइल को जब डिफाइन किया कुछ लोगों ने तो कहा कि इसमें कंसिस्टेंसी होएगी, टाइप का स्टाइल चलता रहा। कुछ ने कहा कि इस सिचुएशन में ये, इस सिचुएशन में ये, इस सिचुएशन में ये। तो कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पाए लीडरशिप स्टाइल्स का। अब कल तो खैर आप लोगों का टेस्ट है, मंडे को हम लोगों ने कंटिजेंसी थ्योरीज को देखना शुरू करना। ये कितनी है, एक तो तीन है, ये तीन थ्योरीज देखेंगे बारी बारी। फिर हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लीडरशिप क्वालिटीज के, मैनेजर्स और लीडर्स में डिफरेंस के। दो एक दिन इस पे और लगेंगे, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत कम थे आज क्लास में।
चलें बेटा मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ।